Hello friends, a very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself Dr. हर्षवर्धन श्रीमाली। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम के 4th यूनिट के 2nd चैप्टर के बारे में, जिसमें दिया गया है आपके सिलेबस में बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसके कॉज और इफेक्ट क्या होते हैं। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होता है तो उसके कॉजेस एंड इफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट आखिर होता क्या है। इस लेक्चर के अंदर नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए करते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट। भारत माता की जय। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम बीओपी के नाम से भी जानते हैं, इज अ कॉम्प्रीहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। देखो, एक साल के अंदर किसी कंट्री ने, मान लीजिए हमारा जो भारत देश है, उसने एक साल के अंदर कितना ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे बाकी की जो दुनिया है उसके साथ कितना ट्रांजैक्शन किया है, कितने इंपोर्ट्स किए, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना देश से पैसा गया, कितना देश में पैसा आया, इन सब का जो रिकॉर्ड है वो क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। It includes all financial inflows and outflows from export, imports, investments and international aids। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, चाहे एक्सपोर्ट से हुए हों, चाहे इंपोर्ट से हुए हों, कहीं इन्वेस्टमेंट से हुए हों, कहीं इंटरनेशनल एड से हुए हों, सभी को इसके अंदर लिया जाता है। इन सिंपलर टर्म्स, अगर आसान भाषा में हम समझना चाहें तो बीओपी शोज द बैलेंस बिटवीन द मनी अ कंट्री रिसीव्स फ्रॉम अब्रॉड एंड व्हाट इट स्पेंड्स अब्रॉड। अगर हम सिंपल लेमैन की टर्म के अंदर हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके अंदर एक कंट्री ने कितना पैसा खर्च किया है और कितना पैसा अब्रॉड से, विदेशों से उसके पास आया है, उसका लेखा जोखा होता है। इसे निकालने के लिए फॉर्मूला जो है बहुत ही आसान है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी इज इक्वल्स टू सारे करंट अकाउंट्स प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। करंट अकाउंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? करंट अकाउंट इंक्लूड्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड करेंट ट्रांसफर्स, है ना। करंट अकाउंट में अपन सबको पता है क्या क्या चीज़ें आती है। इंक्लूड जितने भी ट्रेड्स हुए हैं गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, कोई इनकम हुई है, कोई करंट ट्रांसफर्स हुए हैं। वहीं पे कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या लेंगे? रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांजेक्शन्स एंड एक्विजिशन डिस्पोजल फॉर नॉन प्रोड्यूस्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है। और थर्ड चीज़ फाइनेंशियल अकाउंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे? मेजर्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इन सबको इसके अंदर क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। इसी चीज को भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। इसे अगर हम हिंदी में समझें तो भुगतान संतुलन किसी देश के विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित लेखा जोखा है जो एक विशेष अवधि के दौरान होता है। जनरली कितना होता है? 1 साल का। इसमें निर्यात, आयात, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहायता से संबंधित सभी वित्तीय प्रवाह शामिल होते हैं। सरल शब्दों में भुगतान संतुलन यह दर्शाता है कि कोई देश विदेश से प्राप्त धन और विदेशों में किए गए व्यय के बीच संतुलन बना रहा है या नहीं। इसको निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर वर्तमान खाता प्लस पूंजी खाता प्लस वित्तीय खाता प्लस त्रुटि और कोई चूक रह गई है तो उसे जोड़ा जाता है। यहाँ वर्तमान खाते में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, आय और चालू हस्तांतरण शामिल होते हैं। पूंजी खाता पूंजी हस्तांतरण और उत्पादित नहीं हुई
गैर वित्तीय संपत्तियों के अधिग्रहण निपटान को दर्ज करता है। और वहीं पे वित्तीय खाता प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश और अन्य निवेश को मापता है। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, कुछ स्कॉलर्स की डेफिनेशन, उन्होंने क्या कहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो वहीं पे J.E. मीड करके जो विद्वान थे, उन्होंने कहा द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, ये किसने कहा? J.E. मीड ने कहा। ठीक है, इन्होंने हिंदी के अंदर अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो किसी देश का भुगतान संतुलन वह व्यवस्थित लेखा जोखा है जो रिपोर्टिंग देश के निवासियों और विश्व के अन्य हिस्सों के निवासियों के बीच आर्थिक लेन देन को एक निश्चित अवधि के दौरान दर्ज करता है। वहीं पे C.P. काइडलबर्ग करके जो विद्वान थे, उन्होंने कहा द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो ऑफ मनी इनटू and out of a country due to foreign economic transactions for a specific period, है ना। इन्होंने क्या कहा? भुगतान संतुलन एक देश में पैसे का बाहरी आर्थिक लेन देन के कारण होने वाला आगमन और निर्गमन का प्रवाह है जो एक निश्चित अवधि के लिए दर्ज किया जाता है। अब हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट किसे कहा जाता है ना। तो देखो, सिंपल शब्दों में अगर आप समझना चाहो कि भुगतान संतुलन में घाटा, कभी हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पैसे का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, और इनफ्लो क्या हुआ? कम हुआ। देश के अंदर से पैसा बहुत ज़्यादा चला गया बाहर विदेश के अंदर, और इनफ्लो क्या हुआ? बहुत कम हुआ। ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? डेफिसिट कहा जाएगा। ये जो सिचुएशन है ये किसी भी देश के लिए क्या होगी? हानिकारक होगी। ये कब होगी? जैसे किसी देश ने इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर लिए, बाहर से माल बहुत ज़्यादा खरीद लिया, तो उसको पैसा जो है बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ा, जबकि विदेशों के अंदर उसकी जो माल बेचने की या सेवाएं बेचने की जो क्षमता थी उससे उसने कम बेचा, तो उसकी वजह से क्या हो गया? उसको पैसा देश के अंदर कम मिला, ये एक डेफिसिट हो गया। तो इन वजहों से क्या होता है? देश को हानि पहुंचती है। तो कोई भी कंट्री क्या चाहती है कि पेमेंट का क्या बना रहे? बैलेंस बना रहे। जितना हमने इंपोर्ट किया उतना हम एक्सपोर्ट करें और उसका एक पर्टिकुलर बैलेंस बना रहे, इनफ्लो और आउटफ्लो का बैलेंस बना रहे। पर जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? डेफिसिट कहा जाता है। भुगतान संतुलन में घाटा कहा जाता है। देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट occurs when a country's total international payment, जिसको क्या कहेंगे? आउटफ्लो, बाहर गया, exceeds its total receipts, अंदर जो पैसा आने वाला था वो क्या हो गया? कम आया, और आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया। This implies that a country is spending more foreign currency than it is earning। ठीक है, इससे हमें क्या पता पड़ता है कि वो जो कंट्री है वो फॉरेन करेंसी को ज़्यादा खर्च कर रही है। किस मात्रा में? जितना उसके पास आ रहा है। अगर हम इसे घर के एग्जाम्पल से माने, सोचिए अगर आपके घर के अंदर आप खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, और पैसा का जो इनफ्लो है, जो पैसा जो घर के अंदर आना चाहिए वो बहुत कम आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आने वाले समय में हो सकता है कि आपका घर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए, है ना। उसको आप स्पेंडिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पर जो पैसा आ रहा है वो क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? डेफिसिट कहेंगे। कंट्री भी हमारा घर ही है ना। तो भुगतान संतुलन में घाटे का अर्थ, भुगतान संतुलन में घाटा तब होता है जब किसी देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय भुगतान उसके कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि देश विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिक व्यय कर रहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके कॉजेस क्या क्या हैं। कॉजेस ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। इसके क्या क्या कारण हैं कि डेफिसिट आ जाता है। तो पहली चीज क्या है? अभी अपन ने डिस्कस करी, हाई इंपोर्ट्स एंड लो एक्सपोर्ट्स, है ना। व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन इट्स एक्सपोर्ट, इट लीड्स टू डेफिसिट। अगर किसी कोई कंट्री इंपोर्ट अधिक करेगी और एक्सपोर्ट कम कर रही है तो वो आगे जाके क्या होगा? डेफिसिट क्रिएट होगा।
दूसरी चीज excessive foreign borrowings. Large foreign loan results in high outflow in the form of repayment causing a deficit. तीसरी चीज इन्फ्लेशन है ना, किसी कंट्री के अंदर अगर इन्फ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्री. अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ किसी देश के अंदर तो वो देश की कॉम्पिटिटिवनेस जो है ना, उसको कम कर देता है, लीडिंग टू हायर इंपोर्ट्स एंड अ डेफिसिट. चौथी चीज ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट. अगर एक्सचेंज रेट जो है वो अगर ओवर वैल्यूड है तो भी वो क्या करेगा, डेफिसिट क्रिएट करेगा. एंड ओवर वैल्यूड डोमेस्टिक करेंसी मेक्स इंपोर्ट चीपर एंड एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव, वाइंडिंग द डेफिसिट. और फिफ्थ क्या है, कैपिटल फ्लाइट. व्हेन investors move their assets abroad due to economic instability, it results in capital outflow contributing to deficit. ठीक है, इसे अगर अपन हिंदी में बात करेंगे तो भुगतान संतुलन में घाटे के कारण क्या क्या हो सकते हैं. एक तो अधिक आय और कम निर्यात, दूसरा अधिक विदेशी उधारी, तीसरा मुद्रास्फीति, चौथा मुद्रा का अधिक मूल्यांकन और पांचवा क्या है, पूंजी पलायन. ठीक है, अब अपन देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ परसिस्टेंट डेफिसिट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. अगर किसी देश के अंदर डेफिसिट हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं. तो पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा, डिप्लीटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. उसके जो देश की जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिप्लीट करेगी. अ कॉन्टिन्यूस डेफिसिट फोर्सेस अ कंट्री टू डिप into its foreign exchange reserve, leading to depletion and potential economic instability. है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व है उनको खत्म करना पड़ेगा, उनको यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या आएगी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आएगी. दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा उस कंट्री के ऊपर जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है, करेंसी डेप्रीशिएशन है ना, उसकी जो करेंसी है वो क्या करेगी, डेप्रीशिएट. डॉलर की जो वैल्यू होगी उससे करेंसी के अंदर क्या आएगा, डेप्रीशिएशन आएगा, क्योंकि आपके पास डेफिसिट है और आप क्या कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज कर रहे हो. तो अ परसिस्टेंट डेफिसिट्स वीकन द डोमेस्टिक करेंसी एज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, लीडिंग टू डेप्रीशिएशन. ठीक है, थर्ड इफेक्ट क्या पड़ेगा, इंक्रीज्ड बोरोइंग. आपकी जो बोरोइंग है, जो उधार है, वो आपका बढ़ जाएगा, देश का उधार बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको उस डेफिसिट को पूरा करना पड़ेगा और उस डेफिसिट को पूरा करके बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो करने पड़ेंगे पैसे, तो आपकी बोरोइंग बढ़ेगी. टू फाइनेंस द डेफिसिट कंट्री ऑफन रिसोर्ट टू फॉरेन बोरोइंग्स, इंक्रीजिंग देयर एक्सटर्नल डेट बर्डन्स. ठीक है, फोर्थ चीज क्या होगी, लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने से क्या करेंगे, थोड़ा हेजिटेट करेंगे कि यार इसके अंदर तो क्या है, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है ये बहुत चरमराया हुआ है, इसकी इकोनॉमी जो है वो क्या करेगी, कल को फ्लक्चुएट करेगी बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो कम आएंगे. और कॉन्टिन्यूस डेफिसिट इंडिकेट्स इकोनॉमिक वीकनेसेस, रिड्यूसिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड लीडिंग टू कैपिटल फ्लाइट. और पांचवा क्या है, प्रेशर ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी. जैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डेफिसिट आएगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. तो एक प्रेशर क्रिएट होता है डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर. अ सस्टेन्ड डेफिसिट कैन लीड टू इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एज द कंट्री स्ट्रगल्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट. ठीक है, तो ये बात हुई. उसी को अगर अपन हिंदी में देखें तो भुगतान संतुलन में लगातार घाटे के क्या प्रभाव पड़ेंगे. पहला अपन ने देखा विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होगी, दूसरा अपन ने देखा मुद्रा का अवमूल्यन होगा, तीसरा अपन ने देखा अधिक उधारी होगी, चौथा पॉइंट अपन ने देखा निवेशक विश्वास, जो विदेशी जो निवेशक हैं उनमें विश्वास की हानि होगी, और पांचवा घरेलू अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा. तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया फोर्थ यूनिट का जो सेकंड चैप्टर था बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपन ने सारे डिस्कस कर लिए हैं. आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे से एग्जाम्स दीजिए. बेस्ट ऑफ लक.
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। भारत माता की जय।